देखें इसमें ना ये एसबीएलसी इन्होंने प्रोवाइड किया था, ये इनिशियल एग्रीमेंट था इनका कि इन केस किसी स्टेज के ऊपर सीपीएचजी को फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एक उसकी गारंटी को इंश्योर किया था हपको ने, $150 मिलियन वो उसको करेगा। तो ये इस क्लॉज के अंदर ये ऊपर जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर ये है कि 23 नवंबर 2022 पे ये एसबीएलसी जो एक्सपायर हो जाएगी। या तो ये एसबीएलसी की एक्सपायरी डेट है या प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है, अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट अभी तक इसकी अचीव नहीं हुई, तो लिहाजा अगर देखा जाए तो उन्होंने उस एक्सपायरी को देखते हुए ये जो हफ्को को जो नोटिस सर्व कर दिया इनकैशमेंट का, ये यहाँ तक तो उनकी बिल्कुल ठीक है सीपीएचजी की। अब सीपीएचजी ने जो इनको वो किया है वो इसलिए किया है, समन किया है या कोर्ट में उसको लेके गए हैं मैटर को, वो इसलिए लेके गए हैं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करना बाकी है। उस टर्म एंड कंडीशन को डिफाइन करने के लिए ये जा रहे हैं वहाँ पे। और अगर ये आपने मेरे लिए ये देखने एंट्री क्या है, ये एंट्री ये होगी कि ये हपको ने चूंकि अपने बैंक से गारंटी दी थी इनको, वो गारंटी इन कैश होगी, तो हपको की बुक्स में 33 बिलियन या 34 बिलियन का लोन खड़ा हो जाएगा, बैंक्स का पेएबल आ जाएगा। और ये चूंकि सीपीएचजी को ये पैसा गया है तो सीपीएचजी से रिसीवेबल है ये हपको का। हपको ने सीपीएचजी से अब 33 या 34 अरब रुपये लेना है और बैंक्स को 33 या 34 अरब रुपये लेना है, तो ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे को इक्वेट कर देंगी। वो जो मार्कअप होगा जो हपको ने पे करना है 33-34 बिलियन रुपीज़ के ऊपर, मार्कअप प्लस कैबोर प्लस 1% या 1.5% होगा इनिशियली, वो हमें नहीं पता बैंक से क्या इनकी वो सेटलमेंट है। तो सेम उससे ऊपर, इससे नीचे नहीं जा, ये लॉ है कि उससे नीचे नहीं आप जा सकते। जब अपनी एसोसिएट कंपनी को कोई लोन या कोई चीज़ देंगे, आप कैबोर प्लस परसेंटेज जो होती है आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आप उससे ऊपर जा सकते हैं। तो वो हो सकता है कि कोई 0.5% ऊपर वाली साइड पर ही इनका एग्रीमेंट उनके साथ हो। तो ये इस तरीके से ही चलेगी। अब उस पे हक़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ईपीएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इस ट्रांज़ैक्शन का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सीपीएचजी में हक़ो 46% का पार्टनर है। अब वो जो लोन है 33 या 34 बिलियन रुपीज़ का, वो लोन सीपीएचजी ने लिया है। अब उसमें जो मार्कअप सीपीएचजी को जो मार्कअप की हिट पड़ी है, उसमें समझें कि 46% की हिट जो है वो हक़ों को भी पड़ेगी। लेकिन समझने की बात ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो इन कैश करवा के उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसकी यूटिलाइजेशन बज़ाहिर जो समझ में आती है वो यही आती है कि ये आगे इसका कोल प्रोक्योर करेंगे, कोल प्रोक्योर करके तो उसकी पावर जनरेशन करेंगे, पावर जनरेशन करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वो इन्वाइसेस आएंगी, इन्वाइसेस के बाद वो अमाउंट वहाँ पे पाइल अप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फुली तो पे नहीं करती, वो ऐसे से आपका सर्कल डेप्ट जो इंक्रीज़ ही हो रहा होता है। तो वो इवेंचुअली एक क्वार्टर के अंदर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाने के बाद इवेंचुअली ये 33-34 बिलियन रिसीवेबल हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ रिसीवेबल हो जाएगा तो फिर अगेन इक्वेशन बन जाएगी काइबोर प्लस 2%। जो इंटरेस्ट है, इस अमाउंट का इंटरेस्ट काइबोर प्लस 2% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देने की पाबंद है सीपीएचजी को। सीपीएचजी जो है वो उस इंटरेस्ट को देने की पाबंद है हपको को। हपको जो है उस इंटरेस्ट को देने का पाबंद है अपने बैंक्स को। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर मतलब नॉमिनल से इम्पैक्ट है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 3-4 महीने तक ये इम्पैक्ट आएगा। ऑल दो ये क्लैरिटी अभी तक की हपको की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी, लेकिन अपना एक ज़ाती जो एनालिसिस है वो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। और फर्दर जो है जो कि अब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी है, गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व होगी कि गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट जो थी वो पीसीडी जो थी वो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर वो रुका हुआ था, अटका हुआ था कि पिछले 4 साल से इसका पीसीडी ही इशू नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी किसी स्टेज के ऊपर, गवर्नमेंट ही ये गारंटी इंश्योर कर देती है कि नहीं हम आपको पीसीडी विद इन डेज आपको इशू कर देते हैं, तो ये वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन रुक सकती है। या ये हो सकता है कि आपको की सेटलमेंट हो जाए इनके साथ के हम आपको नया एसबीएलसी जो है वो इशू कर देते हैं, वहाँ पे ये चीज़ भी रुक सकती है। ये भी सेटलमेंट हो सकता है कि आपको वहाँ पे ये अमाउंट को जो है एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट उसमें कर दे और अपना स्टेक बढ़ा ले। ज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको नहीं चाह रहा अभी तक जो 2 लेटर्स जो आए हैं आपको कमिटेड इन्फॉर्मेशन के, उसकी लैंग्वेज से असेसमेंट ये हो रही है कि आपको राइट नाउ वो नहीं चाह रहा है कि उसके ऊपर डेप्ट जो है वो इंक्रीज़ हो, तो इसलिए वो ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। बस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था हारून साहब कि जो हमने प्रीवियस सीरीज़ जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें जो हम अपने स्ट्रेटजी जो है और एक फोरकास्ट बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन और जो प्रोजेक्ट उसके मैच्योर्ड होने वाले हैं इन द नेक्स्ट ईयर और टू, उस पे तो किसी किस्म का कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा ना? बिकॉज़ आई बिलीव जो लोग हैं वो इसको लिंक कर रहे हैं वीडियोस को कि जी अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। तो इस बारे में आपके क्या यानी कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे?
देखें, जब भी आपके पास फ्यूल कॉस्ट ऊपर जाएगी, तो फ्यूल कॉस्ट जब ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है कि इनका जो मेजर रॉ मटेरियल पावर जनरेशन में है ही आपका फ्यूल है, ख्वाह वो कोल है या फर्नेस ऑयल है या एलएनजी है। तो जब इसकी ऊपर जाएगी तो पावर जनरेशन में आपको इसके लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स चाहिए होंगी, महंगा खरीदेंगे आप। महंगा खरीदेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को महंगा बेचेंगे आप। लेकिन जब महंगा खरीदेंगे उसके लिए आपको पैसे चाहिए, फाइनेंसिस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सरकार डेप्ट की वजह से पेमेंट तो आपकी स्ट्रीमलाइन है ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, वहाँ पे पैसा स्टक होता है आपका। तो वो आप टेम्प्रेरीली जब बोरिंग करते हैं तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट ऊपर जाती है। फाइनेंस कॉस्ट ऊपर जाने के बाद फिर वो आगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट के बाद भी रिसीवेबल्स पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं, तो वो तो एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो रिसीवेबल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पाइल अप होते हैं, तो वो पाइल अप होने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि आपको काइबर प्लस 2% जो भी उस टाइम के हिसाब से चल रहा होगा, आपको उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट ऊपर पे करेगी आपके ऊपर, उस कंपनी को जो है। तो इवेंचुअली वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर वो चीज़ें कर देती हैं, बैलेंस आउट हो जाती हैं। लेकिन लिक्विडिटी क्रंच जो है वो 24 घंटे इनके सर के ऊपर खड़ा होता है। इनको कैश फ्लोज इतने नहीं होते कि अपने उस प्रोडक्शन को या अपने उस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, जिसकी वजह से फिर ये चीखते हैं, चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसा मांगते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर इनको कुछ ना कुछ पेमेंट्स रिलीज़ कर रही होती है। तो इस तरीके से इनका ये सारे का सारा साइकिल चलता है। इवेंचुअली अगर इन द लॉन्ग रन देखा जाए तो एज सच नहीं, लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी के हिसाब से तो इश्यूज कंस्ट्रेंट्स तो इनके पास फिर खड़े होते हैं ना। फॉर एग्जांपल के इस महीने में कोल की प्राइस बहुत नीचे है, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं है कि कोल की प्रोक्योरमेंट कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2 महीने के बाद इनको पैसे देती है, 2 महीने बाद कोल हो सकता है इससे ऊपर की प्राइस पे चला जाए। तो वो आज अगर कोल 1 टन आना था, फॉर एग्जांपल $100 का रेट है कोल का, 1 टन अगर आना था 1000 का, तो अगर कोल का रेट 200 हो गया है, तो वो आना है हाफ टन आएगा। तो अब क्वांटिटी तो उनकी वही रहेगी, क्वांटिटी में तो डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आप इनको उतनी कैश फ्लोज और ज़्यादा चाहिए उसको बाय करने के लिए। तो इस तरह के दिस वे और द अदर वे अराउंड जो फैक्टर्स तो अपनी जगह पे प्ले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखो सर्कल डेप्ट कहाँ से कहाँ चला गया है। तो लेकिन इनकी जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है, वो अगर आप देखोगे सै पावर को, एनपीएल को, बाकी सबको देखोगे, तो मोर और लेस वो एक कंसिस्टेंटी हमें नज़र आती है। और जहाँ तक हपको का है, हपको ने भी देखो आप कि इस साल के अंदर भी और पिछले साल के अंदर भी किसी न किसी फॉर्म में डिविडेंड तो दिया। 2019-20 का हमें पता है कि सीपीएचजी में इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी और काफ़ी मैसिव उनका ये प्लान था, एक्सपेंशन वगैरह थी। और 19-20 हमारा उसकी नज़र हो गया, ऑल दो के उसमें राइट शेयर्स इशू कर दिए थे 12.1% द रेट ऑफ, आई गेस ₹40 या ₹41, इसके अराउंड ही थी, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है फिगर। तो इवेंचुअली मतलब किसी न किसी फॉर्म में बेनिफिट वो अपने शेयर होल्डर्स का फिर भी कर गई। तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसी ही हों तो ये फिर कंपनी की पे आउट डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी जो है वो कम होनी चाहिए, वो दे ही ना। लेकिन हम देखते हैं पावर सेक्टर जो है इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और किसी न किसी फॉर्म में जो है वो होती रहती हैं, और फिर प्राइजेस स्टेबल नहीं है। ऑयल, एक क्वार्टर में ऑयल की प्राइजेस या एलएनजी की प्राइजेस ऊपर होती है, तो दूसरे क्वार्टर में हम देखते हैं कि वो अच्छा खासा 20-25% प्राइजेस नीचे है। तो इस तरीके से एक वो साइकिल इनका चल रहा होता है प्राइजेस के अंदर भी। इसी तरीके से कोल भी अगर आप देखोगे तो कोल 400 को टच करता हुआ वापस 200 की तरफ आया हुआ है। तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है इनकी लिक्विडिटी के ऊपर जो है। और इस साल में अगर आप देख लें तो गवर्नमेंट ने मतलब कुछ पेमेंट्स स्ट्रीमलाइन नहीं रही हैं, क्योंकि ये जो डिविडेंड्स जो है इन कंपनीज ने डिविडेंड्स, एक तो 60% 40% पेमेंट्स वाले थे, उसके बाद भी अगर हम देखें जैसे एनपीएल ने ₹2 दिया, सै पावर ने ₹1.5 दिया, हपको ने स्पेशल डिविडेंड ये जो है ₹15.5 दिया। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी फॉर्म में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो है पेमेंट्स इनको रिलीज़ की हैं। गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी कहाँ से आई कि गवर्नमेंट पहले तो ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो होते हैं ना, वो तो फ्यूल कॉस्ट जब इंक्रीज़ होती है पावर जनरेशन की, तो वो सारे को पड़ते हैं, सारे से इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से वो साइकिल चलता है। गवर्नमेंट फंसी हुई थी सब्सिडी के अंदर, फॉर एग्जांपल कि महंगी बिजली लेके तो आगे सस्ती बिजली दे रही थी, तो वो जो डिफरेंस था वो कहीं से वो हो ही नहीं रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, तो वो सर्कल डेब्ट की शक्ल में वो अमाउंट्स पाइल अप हो रही थी, और वो आईपीपीएस का पैसा वहाँ पे स्टक होता जा रहा था। अब जो टैरिफ इंक्रीज़ किया है, टैरिफ इंक्रीज़ करने के बाद गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। अभी ऑल्दो कि ये आपकी एनर्जी प्राइसेस थोड़े से हायर साइड के ऊपर हैं, लेकिन ये थोड़ा सा विंटर से आप निकलेंगे ना, तो मुझे लग ये रहा है कि अब आपकी जिस तरीके से ग्लोबल इन्फ्लेशन फिगर्स हैं, तो थोड़ा सा इकॉनमीज जो है ना वो स्लो डाउन की तरफ जाएंगी, और ऑलरेडी स्लो डाउन होना शुरू हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से आपका क्रूड ऑयल भी नीचे आया हुआ है और कोल भी नीचे आया हुआ है। तो वो जब इम्पैक्ट आपका आएगा ना, फर्नेस ऑयल भी नीचे आएगा, एलएनजी भी नीचे आएगी, कोल भी नीचे आएगा, तो टैरिफ तो आपका वंस एक दफ़ा इंक्रीज हो चुका हुआ है आपका।
तो जब ये चीज़ें नीचे आएगी तो वो फिर इनकी जो है पेइंग कैपेसिटी जो है गवर्नमेंट की वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि लकीली इन्होंने टैरिफ अच्छा खासा इंक्रीज़ कर लिया हुआ है। और अगर आप 2020 के आस-पास देखें तो जो कोल पावर प्लांट्स है कोई ₹7.5 ₹8 यूनिट इनकी पावर जनरेशन की कॉस्ट थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और जो थर्कोल था वो कोई तकरीबन ₹2.54 के पास था। एंग्रो ने जो लगाए हुए 2 यूनिट थे उसी के हिसाब से हमें आइडिया हो रहा था कि ये कॉस्ट आ रही है। और इसी तरीके से जो एलएनजी की जो कॉस्ट थी वो भी अराउंड मेरा ख्याल है कोई 12-13 रुपए के करीब थी शायद। और फर्नेस ऑयल भी इधर ही कोई 15-16 के अराउंड था, इस तरीके से चल रहा था। अब इस साल के अंदर हमने ये देखा है कि फर्नेस ऑयल तो कुछ मतलब अबव मतलब 30s के पास चला गया है फर्नेस ऑयल जो है। और एलएनजी भी 20+ पे था। और इवन के जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर जो पावर प्लांट्स थे वो भी मेरा ख्याल है कोई 17-18 रुपए तक चले गए थे एट एनी स्टेज। तो अब अगर ये चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं तो यहाँ पे इनकी जो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीचे आएगी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीचे आएगी तो उस पे सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट सारे को ये आएगा कि फुल एडजस्टमेंट चार्जेस कम पड़ेंगे। लेकिन इवेंचुअली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो तो ऑलरेडी इंक्रीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इसको डिक्रीज़ करेगी। अगर वो इंक्रीज़ की साइड पे रहेगा और ये पावर जनरेशन सस्ती होगी तो वो गवर्नमेंट के पास ये पोज़ीशन बेहतर होती जाएगी, पेइंग कैपेसिटी बेहतर होती जाएगी आईपीपीज़ को।